चलो। प्रणाम ताई। प्रणाम। समय है अभी ना कि हो गया? 6:30 हो गए ताई, हम शुरू हो कर गए। सकते। हाँ। हाँ, हो गए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। कल हमने व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि की बात की थी और फिर उसमें व्यष्टि का सृष्टि के साथ कैसा संबंध बनना चाहिए इसकी भी बात की थी। Recording in progress. ऐसा संबंध बनेगा तभी सर्व जगत का हित और सुख प्राप्त होगा, सर्व जगत का कल्याण होगा, अभ्युदय होगा। इसलिए सृष्टि के साथ ऐसे संबंध चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार चाहिए। अब आती है समष्टि की बात। समष्टि का अर्थ है समाज। समाज कैसे बना? समाज माने प्राणिक दृष्टि से तो मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह एक प्राणी ही है। वह भी अन्नमय और प्राणमय, इन दो बातों में तो वह प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से, पंच महाभूतों से समान ही है। उसका शरीर भी पंच महाभूतों का ही बना है। उसका प्राण वही प्राणियों में और वनस्पतियों में जिस व्यवहार को प्रेरित करता है उसी व्यवहार को प्रेरित करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये प्राण की जो 4 वृत्तियां हैं वो तो प्राणियों में, अन्य प्राणियों में और मनुष्य में समान है, परंतु विशेषता क्या है? इस विशेषता अंतःकरण के सक्रिय होने की है और इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सभी का अपना अपना महत्व है। माने मनुष्य, फिर हम वर्णन करते समय कहते हैं मनुष्य प्राणी तो है परंतु विचारशील प्राणी है। मनुष्य प्राणी तो है परंतु बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य कर्तृत्व संपन्न ऐसा प्राणी है। कर्तृत्व ये अहंकार का विषय है, समझना बुद्धि का विषय है, विचार करना मन का विषय है। मनुष्य अपने जीवन की व्यवस्था अंतःकरण के इन आयामों से प्रेरित होकर करता है। इसलिए बाकी के प्राणी, वनस्पति आदि प्रकृति से ही नियंत्रित होते हैं, तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से अपने जीवन की व्यवस्था करने की। अब स्वतंत्र है तो जगत में जितने भी मनुष्य हैं सब स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होंगे तो उनकी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के अपने अपने रास्ते भी होंगे। सब अपनी बुद्धि से चलेंगे, सब अपने विचार से चलेंगे, सब अपनी मन की प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर चलेंगे, सब अपने अहंकार से प्रेरित होकर चलेंगे। तो फिर
नियमन करने वाला फोर्स कहाँ रहेगा? प्राणियों का जीवन तो प्रकृति से नियमन में रहता है, यहाँ किससे नियमन में रहेगा? मनुष्य को अपने ही नियमन में, अपने ही नियंत्रण में रहना होगा। यदि स्वतंत्रता है तो अपना तंत्र भी उसे निर्माण करना पड़ेगा, ये भी उसका दायित्व बनता है। ऐसा यदि अपना तंत्र नहीं होगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो आज के संदर्भ में कहें तो 6-7 अरब लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे साथ में रहेंगे, कैसे व्यवस्थित रहेंगे? ये एक दूसरे के साथ टकरा कर वे तो नष्ट हो जाएंगे। कहीं अहंकार की टकराहट होगी, कहीं मन की वृत्तियों की टकराहट होगी, कहीं बुद्धि से ही वो एक दूसरे से टकराएंगे तो नष्ट होंगे। तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन की व्यवस्था स्वयं को करनी होती है। इस व्यवस्था की आवश्यकता में से ऋषियों ने समाज की व्यवस्था की, और समाज के लिए धर्म की व्यवस्था की। समाज माने मनुष्यों ने साथ मिलकर रहना। धर्म पर आधारित समाज व्यवस्था माने धर्म के अनुसार मनुष्यों ने सब एक साथ मिलकर रहना। इस एक साथ मिलकर रहना, और यदि आत्मनिष्ठ है तो आत्मीय संबंधों के आधार पर एक साथ मिलकर रहना। और इसके लिए जो गाइडिंग फोर्स बनाया, जो नियमन करने वाला, निर्देशन करने वाला, नियंत्रण करने वाला तत्व अथवा व्यवस्था बनाई, वह समष्टि धर्म है। समष्टि धर्म से समाज का संचालन होता है, समाज की रक्षा होती है। समष्टि क्या है? समष्टि समाज है। समाज क्या है? मनुष्यों ने एक मिलकर अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था है। यह नेसेसरीली आवश्यक है कि धर्म के अनुसार ही हो, नहीं तो वह बचेगा नहीं, नहीं तो उसका तंत्र ही नहीं रहेगा कोई। इसलिए आत्म तत्व के अधिष्ठान पर धर्म के द्वारा नियमित और नियंत्रित सबको, सभी मनुष्यों को साथ मिलकर रहने की व्यवस्था का नाम समाज है। इस समाज को ही समष्टि कहा है। तो समष्टि मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की बनी हुई, व्यष्टि उसका अंग है। अब इस समष्टि को भी किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, कैसे इसकी व्यवस्था बनी है? तो समष्टि के भी 4 आयाम हैं, 4 बल्कि पड़ाव है, 4 एक के बाद एक वृद्धिंगत होते हुए स्तर हैं। सबसे पहला है कुटुंब, जहाँ लोग साथ मिलकर जीते हैं, रहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई है, समष्टि की सबसे छोटी इकाई है कुटुंब। व्यष्टि कुटुंब का अंग है, कुटुंब व्यक्ति का अंगी है। कुटुंब से आगे बढ़कर होता है जाति अथवा समुदाय, माने जाति अथवा वर्ण। एक व्यवसाय करने वाले, एक आचार परंपरा का निर्वहन करने वाले कुटुंबों का समूह, ये जाति है, वर्ण है। आज के समय में ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था अत्यंत विकृत हो गई है, उपेक्षित हो गई है, हेय हो गई है, अव्यवस्था कुव्यवस्था वाली हो गई है, अमान्य हो गई है। फिर भी उसका पालन किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, ऐसी हो गई है। ऐसे वर्ण और जाति आज स्वयं दुष्चक्र में
फंस गए हैं। परंतु इनके द्वारा जिनका संकेत हो रहा था, ऐसे सारे व्यवसाय तो हैं, सारे विभिन्न प्रकार के काम करने वाले समूह तो हैं। इन समूहों को ही समुदाय कहते हैं। तो व्यष्टि, कुटुंब, फिर समुदाय। हम इसको जाति नहीं कहेंगे, वर्ण नहीं कहेंगे, व्यवसाय नहीं कहेंगे, तो समुदाय तो कहेंगे, विभिन्न प्रकार के समुदाय। ये दूसरा चरण है। तो कुटुंब इस समुदाय का अंग है, समुदाय इस कुटुंब का अंगी है। ये भी समष्टि का एक स्तर का व्यवस्था तंत्र है। तीसरा है देश अथवा राष्ट्र। देश, ये तो भूमि को कहते हैं। आज के संदर्भ में देश कहते हैं भू राजकीय इकाई, माने भूमि भी है और सरकार भी है, माने राज्य तंत्र भी है। और भारत को जैसे सार्वभौम प्रजातांत्रिक देश कहते हैं, तो यहाँ भारत सरकार की जितने भूभाग पर सत्ता है वह भारत देश है। तो भूमि और राज्य व्यवस्था दोनों मिलकर देश होता है। ये भू राजकीय संकल्पना है, परंतु इसको राष्ट्र भी कहते हैं। तो भूमि और राज्य, ये दो बातें हुई। उसके बाद प्रजा जीवन का, अब एक अर्थ में राज्य प्रजा जीवन का नियंत्रक, नियमन करने वाला ऐसा तंत्र है। वो कैसे करता है? कानून के माध्यम से करता है। कानून के साथ दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था जुड़ी हुई है। और कानून और न्याय व्यवस्था और ये सारा तंत्र, राज्य तंत्र गाइडेड होता है, निर्देशित होता है संविधान के द्वारा। तो ये भू राजकीय व्यवस्था, देश नाम की व्यवस्था संविधान से नियंत्रित होती है और कानून, न्याय, दंड से नियमन में रहती है। ये देश है। परंतु यह एक अधूरी संकल्पना है। हम राष्ट्र के नाते जी रहे हैं। तो राष्ट्र, ये तो भू राजकीय इकाई हुई, देश माने भू राजकीय इकाई। परंतु राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। ये सांस्कृतिक इकाई का तात्पर्य क्या है? तो भारत केवल संविधान से नियमन में और नियंत्रण में नहीं रहता, या फॉर दैट मैटर कोई भी देश ऐसे नहीं रह सकता। संविधान का भी तो कोई आधार चाहिए, कानून व्यवस्था का भी कोई आधार चाहिए, न्याय व्यवस्था का भी कोई आधार चाहिए। और वह जिन व्यवस्थाओं को नियमन में रहती है, ऐसी उत्पादन की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था आदि सारी व्यवस्थाओं के लिए कोई न कोई आधार चाहिए। तो भू राजकीय इकाई जिस तंत्र से नियमन में रहती है, निर्देशित होती है, उसका भी एक आधार होता है। वह होता है धर्म, वह होती है संस्कृति। धर्म एक व्यवस्था है, नियमन है, नियमन की व्यवस्था है, नियम तंत्र है। संस्कृति उसकी कार्य प्रणाली है। संस्कृति जीवन शैली है, कृति में आती है, इसलिए वो संस्कृति है। संस्कृति माने सम्यक कृति, वह धर्म का अनुसरण करती है। धर्म तो एक व्यवस्था है। तो ये धर्म देश के संविधान का भी, देश के नियम, देश के कानून, न्याय और दंड व्यवस्था का भी आधार होती है। अर्थात नियमन करने वाला, नियंत्रण में रखने वाला, दिशा निर्देश करने वाला तंत्र होता है। तो ये जो धर्म है, ये जो संस्कृति है, वह जिस व्यवस्था की बात करती है, जिस कृति की बात करती है, उसको भी एक जीवन दृष्टि चाहिए। धर्म को भी एक जीवन दृष्टि है। किसको धर्म कहेंगे?
धारणा धर्म मिथ्याहु कहते हैं। अभ्युदय और निःश्रेय की प्राप्ति, इसको धर्म कहते हैं। ये प्राप्ति करवाने वाला धर्म है, परंतु इस धर्म को भी आलंबन चाहिए, उसको भी कोई आधार चाहिए। वह है, होता है हमारा जीवन दर्शन। जैसे यूरोप के लिए कृषा नीति है, यहाँ पाश्चात्य जगत के लिए कम्युनिज्म है। ये एक विचारधारा है, जीवन दृष्टि है। जीवन और जगत को वो कैसे देखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो जीवन दृष्टि है। ऐसी जीवन दृष्टि ये राज्य व्यवस्था अर्थात देश नाम की इकाई का भी आधार होती है। तो ये धर्म और संस्कृति की व्यवस्था ये एक इकाई निर्माण करती है। यह एक सांस्कृतिक इकाई है, जिसका भू राजकीय इकाई भी एक हिस्सा है। अब ये सांस्कृतिक इकाई जो है, उसको आलंबन किसका है, वो किसका आश्रय करके रहती है, तो भू राजकीय इकाई का आश्रय करके ही रहती है। इसलिए हम कहते हैं भारत की भूमि, भारत का राज्य और भारत राष्ट्र। भूमि अर्थात देश, राज्य अर्थात सरकार और राष्ट्र अर्थात संस्कृति, ऐसे तीनों मिलकर एक इकाई होती है। यह उसका नाम भारत है। जिस इकाई को हम बिलोंग करते हैं उसका नाम भारत है। तो राष्ट्र, राज्य, देश, देश अर्थात भूमि, इन तीन मिलकर जो इकाई होती है वो तीसरा चरण है। उसको हम कभी देश कहते हैं, कभी राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र भौतिक कल्पना नहीं है, वह सांस्कृतिक है। वह भूमि का आश्रय करके और अभी राज्य के गाइडिंग फोर्स के रूप में रहती है। इसलिए भारत नाम का राष्ट्र भू राजकीय सांस्कृतिक ऐसी इकाई है। ये तीसरा पड़ाव हुआ। तो भारत के सभी व्यक्ति, सभी कुटुंब, सभी समुदाय इस राष्ट्र के अंग हैं। आज क्या हो गया है, देश, राज्य, राष्ट्र, ये तीनों की आपस में घालमेल हो गई है। परंतु इसको इस प्रकार से स्पष्ट करके समझना यह आवश्यक है। इसलिए सांस्कृतिक इकाई राष्ट्र, राजकीय इकाई राज्य, जिसको हम देश कह रहे हैं, और भौगोलिक इकाई देश, जिसको आज हमने कोई नाम नहीं दिया, उसको भी देश ही कहा। तो भू राजकीय दोनों मिलकर देश हुआ और सांस्कृतिक राष्ट्र हुआ। तो राष्ट्र और देश ये हमारा तीसरा चरण है। समाज में ये तीसरा पड़ाव है, यानी समष्टि में ये तीसरा। कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र। राष्ट्र कहें या देश, हम समझेंगे भूमि, राज्य और संस्कृति, इन तीन को ही हम समझेंगे। अब विश्व में जैसे जाति में अनेक कुटुंब होते हैं, माने समुदाय में अनेक कुटुंब होते हैं, राष्ट्र में अनेक समुदाय होते हैं, उसी प्रकार से विश्व में अनेक राष्ट्र होते हैं। तो पूरा विश्व मिलकर एक मानव समाज होता है, वह समष्टि का चौथा पड़ाव है। हाँ, राष्ट्र भी विश्व के अंग हैं। ऐसे कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र और विश्व, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए, मानव समूह के लिए है। इसलिए यह चारों मिलकर समष्टि होती है। अब हम एक व्यक्ति का संबंध इन सब से कैसे बनेगा, तो अंगांगी संबंध ही बनता है। हर ऊपर के पड़ाव के लिए नीचे वाला एक इकाई होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति, ये अपने आप में एक इकाई है, वह कुटुंब का अंग है
और अब कुटुंब इसका अंगी है। कुटुंब एक इकाई बनता है समुदाय के लिए। तो कुटुंब समुदाय का अंग है और समुदाय कुटुंब का अंगी है। समुदाय अंग है राष्ट्र का, इसलिए समुदाय अंग है, राष्ट्र अंगी है। और इसी नियम से विश्व अंगी है और कुटुंब और राष्ट्र उसका अंग है। इस प्रकार से समष्टि व्यवस्था को हमें समझना होगा, देखना होगा। अब हम कहें कि व्यक्ति का संबंध कुटुंब से कैसा होगा, व्यक्ति का संबंध जाति से कैसा होगा अथवा समुदाय से कैसा होगा, व्यक्ति का संबंध राष्ट्र के साथ कैसा होगा और व्यक्ति का संबंध विश्व के साथ कैसा होगा। क्योंकि व्यवहार करने वाली अपने आप को समर्थ बनाने वाली इकाई तो व्यक्ति होती है। सारी शिक्षा दी तो जाती है एक व्यक्ति को ही। जब समुदाय होता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तब भी शिक्षा प्रत्यक्ष दी तो जाती है व्यक्ति को ही। जैसे संपूर्ण शरीर का पोषण करने के लिए हम आहार लेते हैं, परंतु आहार लेने का काम कौन करता है, आहार को पचाने का काम कौन करता है? वह तो आहार लेने का काम तो हाथ करते हैं, मुख करते हैं, उसको चबाने का काम और करता है कोई, निगलने का काम और कोई करता है, और पचाने का काम और कोई करता है। ये पूरा मिलकर एक पाचन तंत्र होता है। तो आहार लेने का काम तो पाचन तंत्र करता है। ये तंत्र अपने आप में संपूर्ण शरीर रचना में एक इकाई है। उस पाचन तंत्र की भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, जैसे दांत है, जीभ है, कंठ है, अन्न नलिका है, जठर है। ये सारी उसके उसके अंग है, परंतु इकाई नामक पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र पूरे शरीर का एक अंग है, इसलिए वो पूरा शरीर उसका अंगी है। अब काम तो एक पाचन तंत्र ही अन्न के ऊपर कर रहा है, परंतु पूरा शरीर ही अन्न ग्रहण करता है, वो विभिन्न रूपों में। जैसे उस आहार से ही रस बनता है, उससे रक्त बनता है, उससे मांस बनता है, उससे मेद बनता है, उससे अस्थि बनता है, मज्जा बनते हैं, ओज बनता है। तो ये रूपांतरण का काम भी शरीर नाम की इकाई में ही होता है, परंतु शरीर नाम की इकाई के सभी तंत्र अन्न ग्रहण नहीं करते। प्रत्यक्ष अन्न ग्रहण करने का काम तो मुख करता है और उसके बाद पचाने का काम पाचन तंत्र करता है, लेकिन उसका परिणाम पूरे शरीर पर होता है। और जिसका काम वो करे, ऐसा इस शरीर नाम के इकाई में भी होता ही है। उसमें भी कार्य विभाजन है, परंतु पूरा शरीर अंगांगी संबंध से ही काम करता है। उसी प्रकार से पूरा कुटुंब अंगांगी संबंध से ही उसमें विभिन्न व्यक्ति काम करते हैं। वैसे ही सारे कुटुंब समुदाय के अंग, सारे समुदाय राष्ट्र के अंग और सभी राष्ट्र विश्व के अंग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो हमें अब समझना है एक व्यक्ति कुटुंब के साथ कैसे व्यवहार करे। सबसे पहले उसका अंग बनकर, अब कुटुंब के साथ नहीं परंतु कुटुंब में कैसे व्यवहार करे, कैसे रहे, कैसे जिए, कैसे काम करे, ये सीखना ये व्यक्ति का कुटुंबगत विकास है। कुटुंब में अपनी भूमिका क्या है ये जानना, कुटुंब में अपने कर्तव्य क्या है ये जानना, कुटुंब की अपनी
परंपरा क्या है ये जानना, कुटुंब का धर्म क्या है, कुलाचार क्या है, संप्रदाय धर्म क्या है, कुटुंब की परंपरा क्या है, कुटुंब का सामाजिक दायित्व क्या है। अब व्यक्ति का सामाजिक दायित्व नहीं होता, कुटुंब का सामाजिक दायित्व होता है। समुदाय के लिए कुटुंब इकाई है, व्यक्ति नहीं। इसलिए व्यक्ति का तो कुटुंबगत विकास होगा, परंतु कुटुंब का समुदायगत विकास होगा, ये कहना तर्क दृष्टि से, न्याय दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से सही है। परंतु अंततोगत्वा व्यवहार करने वाला एक कुटुंब मिलकर इकाई के रूप में व्यवहार नहीं करता, कुटुंब के व्यक्ति ही व्यवहार करते हैं। इसलिए सूक्ष्म बात समझनी चाहिए कि इकाई कुटुंब है, लेकिन व्यवहार व्यष्टि करती है, व्यक्ति करता है, क्योंकि व्यक्ति ही व्यवहार करने की एक पंचकोशात्मक ऐसी मनुष्य के समष्टि की इकाई है। तो दोनों इकाई है, परंतु एक दूसरे के एक अंग और दूसरी अंगी ऐसी है। तो ये जो समष्टि की रचना है, उसको दो स्तरों पर विचार करना होगा। व्यक्ति दो स्तरों पर व्यवहार करती है, एक स्वयं जिसका अंग है वो अंगी, प्रथम अंगी, और वो अंगी भी जिसका अंग है उस रूप में। तो व्यक्ति का व्यवहार कुटुंब में व्यक्ति के नाते, कुटुंब में अपना जो प्लेसमेंट है, अपनी भूमिका है, उसके नाते, उस भूमिका के अनुसार जो कर्तव्य और अधिकार बनते हैं उसके नाते, उस कुटुंब का जो कुटुंब की जो परंपरा है, उसके जो इष्ट देव है, कुल देव है, कुल देवता है, कुल परंपरा है, कुलाचार है, उसके नाते किस प्रकार से समर्थ बनना ये भी है। और कुटुंब को समुदाय धर्म भी है, तो उस धर्म का पालन करने की दृष्टि से कुटुंब के एक अंग के रूप में कैसे व्यवहार करना, कुटुंब के बाहर समुदाय में, समुदाय के बाहर राष्ट्र में, राष्ट्र के बाहर विश्व में, ऐसे दो द्विआयामी ऐसे व्यक्ति के कार्य कुटुंबगत समुदायगत विकास में होते हैं। तो व्यक्ति का कुटुंबगत विकास, फिर व्यक्ति का समुदायगत विकास, कुटुंब का समुदायगत विकास, ऐसे होगा। व्यक्ति का राष्ट्रगत विकास, व्यक्ति का, कुटुंब का, समुदाय का राष्ट्रगत विकास, व्यक्ति का राष्ट्र का विश्वगत विकास, व्यक्ति का कुटुंबगत, समुदायगत, राष्ट्रगत, विश्वगत विकास। इस प्रकार से ये जरा ऐसी कॉम्प्लेक्स रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जब अमेरिका में प्रगत अध्ययन करने के लिए जाता है, अथवा व्यवसाय करने के लिए जाता है, कमाई करने के लिए जाता है, अथवा सरकार के सांस्कृतिक मंडल का सदस्य बनकर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है, जाता तो है व्यक्ति, परंतु पेश कैसे आएगा? पेश आएगा एक भारतीय के नाते, पेश आएगा भारत में समुदाय के साथ, समुदाय का वो अंग है उसके नाते, समुदाय में जिस कुटुंब का अंग है उसके नाते, ऐसे वो पेश आएगा। तो उसको एक भारतीय तो होना ही है, परंतु अगर वो छात्र है तो छात्र के नाते रहना होगा। छात्र क्या होता है, भारतीय छात्र कैसा होता है वैसा रहेगा। भारतीय कृषक कैसा होता है वैसे पेश आएगा। भारतीय वैष्णव कैसा होता है ऐसे पेश आएगा। एक हिंदू कैसा होता है वैसे पेश आएगा। वैसे वहां वो अपनी प्रस्थापना करेगा।
इसका अर्थ है वो व्यक्ति केवल व्यक्ति के नाते नहीं जाता, व्यक्ति भारतीय है, वैष्णव है, कृषक है और इस कुटुंब का है, ऐसी सभी आइडेंटिटी उसकी एक साथ रहती है। समष्टि में व्यक्ति का परिचय इतनी सारी बातों से होता है, इसलिए इतनी सारी बातों का ध्यान उसे रखना है। इन सारे आयामों को ध्यान में लेकर उसकी शिक्षा होती है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कुटुंब का एक अच्छा सदस्य बनना चाहिए। कुटुंबगत सारे व्यवहारों को सीखना चाहिए, कर्तव्यों का पालन उसे करना चाहिए। इसी प्रकार से समुदाय, राष्ट्र और विश्व, इसकी हम रचना देखेंगे। इस मुद्दे पर कल और अधिक बात करेंगे। इसकी स्पष्टता और होने की आवश्यकता है। आज यही रुकते हैं। रोज की तरह म्यूट करके साथ में स्पष्ट शुद्ध उच्चारण से शांति पाठ करना, प्रश्न अभिप्राय भेजना। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम साई, नमस्ते। तो नमस्ते। प्रणाम साई। नमस्कार। नमस्ते। Record.